हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आर्किटेक्चर फॉर बिगनर्स पार्ट 2। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि हम जो है वो इसी पार्ट को, इसी कोड को, इसी रिपॉजिटरी को कंटिन्यू रखेंगे। एंड आई हैव क्रिएटेड अ न्यू रिपॉजिटरी, मतलब उसी रिपॉजिटरी के अंदर एक नया फ़ोल्डर बना दिया मैंने, और पार्ट 2 के नाम से। और जो पहला पार्ट 1 का कोड है वो एज इट इज़ इंटैक्ट है, तो यू कैन जस्ट गो देयर एंड लुक इनटू इट। Or I would, if for those who are watching this video for the first time, like architecture video for the first time, I would recommend कि आप पहला पार्ट देखें, पहले पार्ट में, बिकॉज हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। आज का जो एजेंडा है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो हम जो है वो मेरे पास दो मेजर फीडबैक्स थे पिछली वीडियो से। एक तो ये था कि मुझे बोला गया था कि भाई आप ब्लॉक क्यों यूज़ कर रहे हैं ये बताना चाहिए, और दूसरा ये कि आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर की वो दिखाएं हमें कि वो क्या है, वो किस तरह विजुअली किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आर्किटेक्चर हम बना रहे हैं। तो ब्लॉक के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखें, ब्लॉक जो है इट इज़ जस्ट अ स्टेट मैनेजमेंट पैकेज, राइट। जिस तरह प्रोवाइडर है, जिस तरह मॉबएक्स है, तो हम ब्लॉक क्यों यूज़ कर रहे हैं उसकी कोई अभी पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। ब्लॉक इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ब्लॉक जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इट्स रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स दैन प्रोवाइडर। और ये आर्किटेक्चर फॉर बिगनर्स का मतलब बिगनर्स वो नहीं जो फ्लटर सीख रहे हैं, ये वो बिगनर्स हैं जो फ्लटर थोड़ी बहुत सीख चुके हैं एंड देन दे आर बिगनर्स फॉर आर्किटेक्चर स्टफ। मतलब आर्किटेक्चर का जो वर्ड है उनसे जिसको खौफ आता है उनके लिए ये वीडियोस की ये पूरी आर्किटेक्चर की सीरीज़ है। तो ये बिगनर्स का मतलब बिल्कुल फ्लटर वाले बिगनर्स नहीं है। ये बिगनर्स का मतलब ये है कि जो आर्किटेक्चर की तरफ जिन लोगों का रुझान है और जो वहाँ पे आर्किटेक्चर वाले मामले में बिगनर्स हैं। तो देखें, ब्लॉक, मॉबएक्स, प्रोवाइडर, ये सब नॉर्मल स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हैं। अभी मैं ये आज की वीडियो कंप्लीट होगी तो आप एंड में जाके देखिएगा कि स्टेट मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। तो स्टेट मैनेजमेंट ख़ुद एक आर्किटेक्चर नहीं होता, स्टेट मैनेजमेंट आर्किटेक्चर का एक पार्ट है। तो आपकी एप्लीकेशन जितनी अच्छी तरीके से, जितनी खूबसूरत तरीके से लिखी होगी, आपको उतना ही फ़ायदा होगा चाहे आप कोई भी स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करें। बट स्टेट मैनेजमेंट का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि आप स्टेट मैनेजमेंट को सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन योर आइडिया, मतलब बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन। तो अगर आपकी स्ट्रीम बेस्ड एप्लीकेशन है तो आप ब्लॉक यूज़ करेंगे। आपकी नॉर्मल सिंपल एपीआई कॉल एप्लीकेशन है, छोटी एप्लीकेशन है, तो आप प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ब्लॉक क्यूबिट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इट इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू। बट फॉर स्मॉलर ऐप्स इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो आप ये चीज़ आपको खुद डिसाइड करनी होती है। तो हम लोग जो है वो ब्लॉक वाला वर्जन यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग ब्लॉक का क्यूबिट वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इट्स रिलेटिवली सिंपल। और आर्किटेक्चर में मैं आपको स्टेट मैनेजमेंट नहीं सिखा रहा, मैं आपको आर्किटेक्चर की कॉन्सेप्ट और आर्किटेक्चर का जो इम्पोर्टेंस है वो सिखाना चाह रहा हूँ। तो यू कैन यूज़ एनी स्टेट मैनेजमेंट। अभी हम आर्किटेक्चर के जब ये आज की वीडियो कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे कि ब्लॉक जो है वो छोटा पार्ट है, उस ब्लॉक की जगह मैं उठा के कुछ और लगा दूंगा तो वो भी चलेगा, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन आज दिखाऊंगा मैं आपको कि आर्किटेक्चर की क्या विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, और उससे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि पहले कहाँ थे, अब कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। आज का बेसिक एजेंडा ये है कि हमने लास्ट टाइम एपीआई कॉल्स ऐड की थी क्यूबिट के अंदर डायरेक्टली, तो अब हम वो सेपरेट करेंगे, उसको रिपॉजिटरी में डालेंगे, फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेंगे, गेटेड लगाएंगे, फिर हम मॉडल और एंटिटीज़ दो अलग चीज़ें बनाएंगे। उनका मैं वजह बताऊंगा कि वो क्यों बनाते हैं, जेसन और एंटिटी क्लासेस क्यों बनती हैं, और वही चीज़ लीड करेगी हमें डोमेन और डेटा लेयर्स को बनाने की। अब ये जो डोमेन और डेटा लेयर्स है दैट इज़ द पार्ट जो मुझे मुश्किल लगता था, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगता है कि यार ये लेयर क्या होती है, डोमेन लेयर क्या होती है, डेटा लेयर क्या होती है। इसी तरह हम आगे की वीडियोज़ में जब हम आगे जाएंगे, कोई एडवांस लेवल पे जाएंगे थोड़ा सा, तो हम नेटवर्क लेयर भी बनाएंगे, फिर हम नेविगेशन लेयर भी बना सकते हैं। तो इट इज़ ऑल इवॉल्विंग। तो ये आज का छोटा सा एजेंडा है, लेकिन ये थोड़ा सा वीडियो वाइज ये थोड़ा लंबा होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली लेट्स जंप टू कोड कि हम यहाँ पे थे लास्ट टाइम। आपकी जो लास्ट वीडियो थी वो हमने ये देखा था कि हमने यूज़र लिस्ट क्यूबिट के अंदर एपीआई कॉल डायरेक्ट लगा दी थी, और हमने लोडिंग लगाई थी, और लोडिंग से लोड हो गया था पूरा एपीआई कॉल हुई थी, लोडर चला था और डेटा आ गया था। तो हमने क्या किया था, हमने एक लिस्ट पेज बनाया था, उस पेज के अगेंस्ट एक क्यूबिट था,
उस क्यूबिट के साथ एक स्टेट की क्लास थी, उस स्टेट की क्लास के अंदर हमने कॉपी विद और ये सब फंक्शन लगाए थे। जस्ट अ रिमाइंडर, जस्ट एक छोटा सा एक रिकैप दे रहा हूँ। और हमने यूज़र जेसन की क्लास बनाई हुई थी और ये हमारा यूज़र कार्ड का विजेट था, जो कि हमें अगर कभी दोबारा यूज़ करना हुआ तो हमने इसको विजेट में एक्सट्रैक्ट किया था। अब इस पूरे सिनेरियो को अगर हम विजुअली रिप्रेजेंटेशन में देखना चाहें तो वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये आपकी यूआई है, पेज, ये आपके विजेट्स हैं जो कि पेज डायरेक्टली यूज़ कर रहा है। ये पेज जो है वो एक क्यूबिट से कनेक्टेड है और एक स्टेट क्लास से कनेक्टेड है। ऑब्वियसली पेज के अंदर आप स्टेट भी चेक कर रहे हैं और पेज के अंदर आप क्यूबिट को भी क्या कहते हैं कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये दोनों से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये क्यूबिट जो है वो इस स्टेट को एमिट कर रहा है। अच्छा, ये जो एरोज़ हैं, ये एरोज़ को आप ज़रा इग्नोर कर दें। ये एक्चुअली जो एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन वाले कॉन्सेप्ट्स है वो उन पे बेसिस बिल्कुल भी नहीं करता। ये मैंने ऐसी अपनी मर्ज़ी से बनाए हुए हैं, तो इनके एरोज़ को बिल्कुल भूल जाएं, ये सिर्फ कनेक्शंस को शो करने के लिए। तो ये क्यूबिट स्टेट को एमिट कर रहा है, ठीक है। और ये यूआई का जो पेज है आपकी, ये डायरेक्ट जेसन मॉडल यूज़ कर रहा है और ये क्यूबिट जो है इसके अंदर एपीआई कॉल है, HTTP कॉल है और ये जेसन मॉडल को यूज़ कर रहा है। ये जेसन मॉडल पास करता है और रिटर्न कर देता है पेज को। तो इस तरह का कुछ आर्किटेक्चर है, ठीक है जी। तो पहले स्टेप में हमने क्या करना है, पहले स्टेप में हमने इस आर्किटेक्चर को इस तरह बना देना है कि हमने ये जो क्यूबिट था, ये क्यूबिट अब एक रिपॉजिटरी को कॉल करेगा। उस रिपॉजिटरी का काम होगा तो एपीआई कॉल्स करना, क्योंकि देखें क्यूबिट जो होता है, ये क्यूबिट है ना, कहाँ है, ये रहा। ये जो क्यूबिट है भाई, इसका ये काम नहीं है कि ये एपीआई का URI पार्स करे, इसका रिस्पॉन्स लेके आए, HTTP गेट करे, एपीआई कॉल करे, जेसन डिकोड करे, उसको लिस्ट में मैप करे, सब कुछ करे, यूज़र जेसन से मंगवाए। ये सब क्यूबिट का काम नहीं है। क्यूबिट इज़ अ स्ट्रांगली कपल्ड क्लास विद योर पेज दैट इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फैचिंग डेटा एंड अपडेटिंग स्टेट्स, दैट्स इट। अब डेटा कहाँ से लाना है, उसकी URI कैसे बनानी है, वो कौन से लिंक से लाना है, वो HTTP से लाना है या फायरबेस से लाना है, ये क्यूबिट का काम नहीं है। क्यूबिट का काम सिर्फ इतना है कि एक जगह से वो डेटा एक्सेप्ट करेगा और उसकी बेसिस पे लोडिंग चला के डेटा अपडेट करके आपकी स्टेट्स को एमिट करेगा, दैट्स इट। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम, सबसे पहला स्टेप ये करेंगे, एक रिपॉजिटरी बनाएंगे, उस रिपॉजिटरी में पूरी एपीआई कॉल उठा के डाल देंगे और वो रिपॉजिटरी आपकी जो है वो क्यूबिट में कंज्यूम होगी। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि ये जो एपीआई कॉल है, ये पूरी सारी, ये सब एक रिपॉजिटरी में जाने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे, इसको बोलेंगे यूज़र्स रिपॉजिटरी, ठीक है। अभी हम फोल्डर्स भी बनाएंगे इसके अंदर, ये हम अभी हम जब और मज़ीद डेटा लेयर, डोमेन लेयर तक जाएंगे तो हम फोल्डर्स भी बनाएंगे। यूज़र रिपॉजिटरी में हम एक क्लास बना देंगे, क्लास, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, यूज़र्स रिपॉजिटरी, ठीक है। इस यूज़र रिपॉजिटरी के अंदर एक फंक्शन होगा फ्यूचर लिस्ट ऑफ यूज़र जेसन, ठीक है, क्योंकि यूज़र जेसन की लिस्ट रिटर्न करनी है हमें, ठीक है। और यूज़र जेसन इसमें आएगा गेट यूज़र्स किया हमने, इसको एसिंक कर दिया और यहाँ पे हमने रिटर्न नहीं किया, हमने यहाँ पे उठा के वो पूरी चीज़ लेके आ जाएंगे, ये वाली, ठीक है। कंट्रोल X और यहाँ से आके हमने उठा के डाल दिया और यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे जेसन डिकोड इंपोर्ट और यहाँ से उठा के ये HTTP की इंपोर्ट भी लेके आ जाएंगे। तो ये आपका सिंपल सा फंक्शन बन गया जिसमें यूज़र्स आ रहे हैं। अब ये रिपॉजिटरी यूज़र्स की है तो इसमें यूज़र्स के और फंक्शन भी आ सकते हैं, गेट यूज़र बाय ID, गेट यूज़र डिटेल्स, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं फ्यूचर में। तो हमने यूज़र का जो फंक्शन था, यूज़र्स गेट करने का फंक्शन, ये इधर लिख दिया यूज़र रिपॉजिटरी में। और ये यूज़र लिस्ट क्यूबिट के अंदर से देखें, अब ये सारी जो कचरा था ये साफ़ हो गया, ठीक है। तो हमने ये, अब देखें ये क्यूबिट ना कन्वर्ट यूज़ कर रहा है, ना वो कोई क्या कहते हैं आपकी HTTP यूज़ कर रहा है, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा। वो क्या यूज़ कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है ये फाइनल यूज़र्स इक्वल्स टू अवेट, यहाँ पे आएगा यूज़र्स रिपॉजिटरी डॉट गेट यूज़र्स। अब ये यूज़र रिपॉजिटरी कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आएगी। फाइनल यूज़र रिपॉजिटरी का आप एक पैरामीटर बनाएंगे, मतलब ये आप क्लास बनाएंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे दिस डॉट यूज़र्स रिपॉजिटरी, ठीक है जी। ये हमने क्या किया है, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अच्छा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारा एजेंडा में कहाँ था, हाँ इसके बाद ही था ना, ठीक है, बेहतरीन। तो
इसको कहते हैं हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कि हमने यूज़र्स रिपॉजिटरी की जो बल्कि ना ये तो सेकंड स्टेप था, लेकिन चलो हमने बता देते हैं कि हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन की। ये एक्चुअली सेकंड स्टेप होता है। हम इसको पहले कैसे करते हैं, हम इसको पहले ऐसे करते हैं, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं यूज़र्स रिपॉजिटरी इक्वल्स टू यूज़र्स रिपॉजिटरी। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, देखें ये ऐसे होता। और ये यूज़र रिपॉजिटरी हम गेट यूज़र्स कॉल करते हैं, तो यूज़र रिपॉजिटरी अंदर ही बन रही होती, बेहतरीन, ठीक है, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ यूज़र रिपॉजिटरी लिखते हैं और ये यूज़र रिपॉजिटरी इस गेट यूज़र को कॉल करती, ठीक है। बट इसका नेक्स्ट स्टेप ये था जो मैंने ऊपर अभी कर दिया, पहले ही कर दिया था। देखें अब इससे नुकसान क्या हो रहा है, इससे नुकसान ये हो रहा है कि ये यूज़र लिस्ट क्यूबिट जो है, ये क्यूबिट अपने अंदर डिसाइड कर रहा है कि मुझे कौन सी रिपॉजिटरी यूज़ करनी है, ठीक है, जबकि इसको ये डिसाइड नहीं करना चाहिए। इसको सिर्फ इसको बाहर से एक यूज़र रिपॉजिटरी का इंस्टेंस मिलना चाहिए जो कि बाहर से इसको बताए कि कौन सी यूज़र रिपॉजिटरी यूज़ करनी है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम ये कर दें, ये एक्चुअल सही तरीका है इसका, ठीक है। अब ये क्यों सही तरीका है, ये सही तरीका इसलिए है कि अब ये क्लास टेस्टेबल हो गई है। अब आप इसको बाहर से यूज़र रिपॉजिटरी दे सकते हैं, वो यूज़र रिपॉजिटरी कोई सी भी हो सकती है। अभी हम जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे तो आपको इसकी और थोड़ी समझ आएगी कि यूज़र रिपॉजिटरी को हमने बाहर क्यों दिया है। ये क्लास टेस्टेबल हो गई है अब, और ये यूज़र रिपॉजिटरी अब बाहर से इंजेक्ट हो रही है। अब जब आपने ये काम किया है तो एक एरर आएगा आपको, वो एरर आएगा ये कि मेन डॉट डार्ट में आपके यूज़र लिस्ट क्यूबिट बोलेगा कि भाई मुझे यूज़र रिपॉजिटरी का फंक्शन दो, ठीक है। यहाँ पे इसको पैरामीटर चाहिए ना, क्योंकि पैरामीटर में आपका रिपॉजिटरी का पैरामीटर आ रहा है, तो यहाँ पे आप दोगे यूज़र्स रिपॉजिटरी बना दोगे नहीं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ राइट नाउ अभी आप ऐसे बना दोगे। एक्चुअली इसको हम डिपेंडेंसी से उठाएंगे गेट इट की, वो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो आपने यूज़र रिपॉजिटरी दे दी, नेक्स्ट स्टेप हुई है कि यूज़र लिस्ट क्यूबिट के अंदर यूज़र रिपॉजिटरी है, जा रही है बाहर से, और ये कहाँ है, यूज़र लिस्ट क्यूबिट इस यूज़र रिपॉजिटरी को यूज़ करके ये यूज़र मंगवा रहा है। अब देखें आप, ये थोड़ा सा आपको कोड साफ सुथरा लग रहा है। मुझे पता है कि अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि यार यूज़र रिपॉजिटरी इधर क्यों डाली है। बिगनर्स के लिए होती है कन्फ्यूजन, मुझे भी होती थी कि हम क्यों कर रहे हैं, ये डायरेक्ट कर लेना चाहिए हमें। अभी ज़रा सी वीडियो एंड पे जाने दें, फिर आपको ये समझ में आएगा कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इतना बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है इसका, ठीक है जी। तो अब देखें आपने, ये जो यूज़र लिस्ट क्यूबिट की क्लास है, अब ये हो गई है एक ऐसी क्लास जो कि सही क्लास है, जो कि सिर्फ अपना एक काम कर रही है, वो ये है कि यूज़र्स लेके आती है और उसको एमिट कर देती है, दैट्स इट। कोई आप ये देखेंगे यहाँ पे कोई HTTP यूज़ नहीं हो रहा, कोई इंपोर्ट में कोई फालतू चीज़ नहीं है, सिंपल स्टेट यूज़ हो रही है, रिपॉजिटरी यूज़ हो रही है, दैट्स इट। रिपॉजिटरी अपना काम करिए अंदर और वो यूज़र्स को रिटर्न कर देती है जो उसको चाहिए, ठीक है जी। तो पहला स्टेप हो गया हमारा कि हमने ये रिपॉजिटरी बना ली जो कि JSON मॉडल यूज़ कर रही है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, ठीक है, और कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप है ये कि हम इसको गेट इट यूज़ करके इसकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन को और मज़ीद गेट इट से इसको डालेंगे। अब गेट इट क्यों यूज़ कर रहे हैं, मैं बताता हूँ कि गेट इट क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें कि ये यूज़र रिपॉजिटरी है, ठीक है, ये यूज़र रिपॉजिटरीज़ के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, गेट यूज़र्स है, गेट यूज़र बाय आईडी है, बहुत सारे और फंक्शन हैं। तो ये यूज़र रिपॉजिटरी सिर्फ आपकी यूज़र लिस्ट क्यूबिट के अंदर तो यूज़ नहीं होगी, आपके पास बहुत सारे पेजेस होंगे ऐप में, ठीक है, 50,000 पेजेस आपके ऐप में, ठीक है। वो 50,000 पेजेस 50,000 क्यूबिट से बाइंडेड होंगे, ऑब्वियसली हर पेज के लिए एक क्यूबिट होगा, हर पेज के लिए एक क्यूबिट होगा। तो हर वो क्यूबिट जिसको यूज़र रिपॉजिटरी यूज़ करनी है, आप उसमें जाके यूज़र रिपॉजिटरी का ये पैरामीटर देंगे ऑब्वियसली, और वहाँ पे जाके यूज़र रिपॉजिटरी लिखेंगे। आपको सब जगह जाके वो यूज़र रिपॉजिटरी लिखना पड़ेगा हर क्यूबिट के अंदर, जो जो यहाँ पे डिफ़ाइन हुआ होगा लाइन से 10 डिफ़ाइन होंगे, तो आप 10 के 10 में जाके यूज़र रिपॉजिटरी लिखोगे। उससे क्या होता है, उससे ये होगा कि अगर आपने कहीं कुछ मिस्टेक कर दी, ठीक है, या आपकी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी और उसकी कोई और इम्प्लीमेंटेशन आपने डाल दी यहाँ पे, तो ये आपका पूरा जो क्यूबिट है वो कुछ और यूज़ करने लग जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं गेट इट। ये आपको शायद पता हो, कुछ बहुत सारे डेवलपर्स को पता होगा क्योंकि बहुत मशहूर है पैकेज। ये एक सर्विस लोकेटर है, ये आपकी सर्विस को लोकेट करके आपको देता है कि भाई ये आपको हाथ से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे कौन सी वाली क्लास का इंस्टेंस चाहिए, वो ख़ुद आपको ला के देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको गेट इट को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, और गेट इट के अंदर यहाँ पे इसकी रीडमी में आपको लेज़ी क्या होता है वो, लेज़ी लोडिंग रजिस्टर लेज़ी सिंगलटन, हाँ ये रहा,
ठीक है। तो गेटिट डॉट इंस्टेंस डॉट रजिस्टर लेडी सिंगलटन ये आप करेंगे यहाँ पे, लेकिन अब हम एक काम करते हैं, इसको ये कर देते हैं कि यहाँ से उठा के इसको बाहर ले जाते हैं। आप ये गेटिट का इंस्टेंस एक बार बना लें तो आपको बार बार गेटिट का इंस्टेंस डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गेटिट को इंपोर्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप देंगे अपनी क्लास का नाम यूज़र रिपोजिटरी, यहाँ पे भी यूज़र्स रिपोजिटरी। अब क्या हुआ है, अब ये हमने इतनी कहानी क्यों की है, ये अजीब सा क्यों लिख रहा है, ये देखें, ये जो है ना, ये अच्छा ये सॉरी गेटिट कर दो उसको, ये गेटिट का इंस्टेंस यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ताकि हम बार बार इंस्टेंस डॉट इंस्टेंस ना करें। हमने इसको एक जगह रख लिया तो हम बार बार अब ये यूज़ करेंगे। तो ये रजिस्टर सिंगलटन क्या करता है, रजिस्टर सिंगलटन या रजिस्टर लेजी सिंगलटन, इनकी दोनों की अलग अलग काम है, थोड़ा सा फ़र्क है। तो हम रजिस्टर सिंगलटन कर लेते हैं अभी। तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि मुझे इस क्लास की एब्स्ट्रैक्ट क्लास और उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे दो और मैं इस पूरी क्लास का इंस्टेंस अपने अंदर रजिस्टर कर लूँगा। अब हमारे पास चूँकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो है नहीं, तो ये सिंपल क्लास है, तो हम सिंपल क्लास यहाँ पर डाल देंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि अब यहाँ पर आप आके लिखोगे गेट इट, दैट्स इट, ख़त्म। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, अब आपको इसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा नज़र आएगा कि फ़र्ज़ करो यहाँ पे 10 क्यूबिट हैं और 10 के 10 क्यूबिट में तुम्हें यूज़र्स रिपोजिटरी देना है, ठीक है। तो आप 10 की 10 जगह यूज़र रिपोजिटरी नहीं लिखोगे, आप सिर्फ गेटिट लिखोगे। अब ये गेटिट क्या कर रहा है, इस गेटिट का सबसे पहला काम ये है कि ये गेटिट देखता है कि मैं किस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर हूँ। तो ये देखेगा कि भाई मैं यूज़र लिस्ट क्यूबिट के अंदर हूँ। यूज़र लिस्ट क्यूबिट के अंदर जो रिपोजिटरी का जो पैरामीटर है उसका टाइप क्या है, उसकी टाइप है यूज़र्स रिपोजिटरी। अब ये देखेगा कि क्या ये क्लास की जो इंस्टेंस है ये मेरे पास रजिस्टर्ड है, मेरे पास मतलब गेटिट के पास। तो ये देखेगा अच्छा यहाँ पे एक बंदे ने यहाँ रजिस्ट्रेशन की हुई है इसकी, तो इसका मतलब कि यूज़र रिपोजिटरी की इंस्टेंस मेरे पास रजिस्टर्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली इस वाली इंस्टेंस को उठाएगा और यहाँ लगा देगा खुद ब खुद। अब किसी और जगह किसी और इंस्टेंस की ज़रूरत है तब भी वहाँ गेटिट ही लिखेंगे आप, क्योंकि आप यहाँ पे वो दूसरी क्लास भी रजिस्टर कर देंगे। सारी क्लासेस आप यहाँ से रजिस्टर करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड सर्विस लोकेटर। ये आपकी सर्विस को लोकेट करता है विद ईज़। आपको हाथ से जाके हर जगह पैरामीटर याद रख के ये चीज़ एंटर नहीं करनी पड़ेगी कि इसके अंदर कौन सा पैरामीटर था तो उसी की पैरामीटर मैं यहाँ पे डालूँ, नहीं, गेटिट इज़ ऑल डूइंग इट फॉर यू विदाउट एनी हैसल, ठीक है। तो ये एक तरीके की रिफैक्टरिंग है, एक तरीके की डेवलपर के लिए हेल्प है कि यार आपको बार बार याद नहीं रखना पड़ेगा कि आपको कौन सी वाली रिपोजिटरी किधर डालनी थी, कौन सी क्लास में डालनी थी। तो ये आप जितने भी कीवर्ड्स बनाएंगे सब में बस गेटेड लिखेंगे और यहाँ पे आके वो सारी क्लासेस आप क्या कहते हैं इस तरह रजिस्टर करते जाएंगे, ठीक है। तो ये गेटेड हो गया और ये रजिस्टर सिंगलटन हो गया। अब आप ये देखें कि यहाँ पे यूज़र रिपोजिटरी है और ये जो यूज़र लिस्ट क्यूबिट है ये सिंपल गेटेड यूज़ कर रहा है और फैच यूज़र्स कर रहा है, ये पहले का कोड है, ठीक है। यहाँ पे हमने गेटेड लगा दिया, ठीक है जी। अब आ जाएं आप नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने स्प्लिट करना है जेसन मॉडल को एंटिटी में। तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि ये यूआई है, ये विजेट्स हैं, ये यूआई अब जेसन के बजाय पहले जेसन को यूज़ कर रही थी ना डायरेक्ट, ठीक है, विच इज़ रॉन्ग, जेसन को यूज़ नहीं करना चाहिए इसको। यूआई अब यूज़ करेगी एक एंटिटी क्लास को, ठीक है, और ये एंटिटी क्लास को यूज़ करेगी और ये जो आपकी रिपोजिटरी है ना, ये रिपोजिटरी इस जेसन को इस एंटिटी में कन्वर्ट करके पीछे क्यूबिट को रिटर्न करेगी। अब ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई मुझे एक नई फाइल बना कर दो जिसका नाम हो यूज़र, ठीक है, सिंपल यूज़र, ठीक है। ये यूज़र एक्चुअली एंटिटी है, मैं इसको नाम यूज़र एंटिटी नहीं दे रहा, सिर्फ इसको यूज़र दे रहा हूँ क्योंकि हम इसको एंटिटीज़ के फोल्डर में रख देंगे बाद में, ठीक है, क्लास यूज़र। अब ये जो यूज़र है इसके अंदर सारी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो यहाँ पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यार ये क्यों कर रहे हैं हम, ये सारी प्रॉपर्टीज़ वही रख रहे हैं, सब कुछ वही है, तो फिर यूज़र बनाने का फ़ायदा क्या है, यूज़र जेसन ही ये डायरेक्ट यूज़ कर ले बंदा, ठीक है, यूज़र बनाने का फ़ायदा क्या। तो हम आपको फ़ायदा बताता हूँ कि ये क्यों करते हैं, ठीक है। अब कन्वर्जन कहाँ होगी, कन्वर्जन होगी यूज़र जेसन के अंदर। यूज़र जेसन के अंदर एक फंक्शन बनेगा जिसको आप बोलेंगे यूज़र
और यहाँ पे आएगा टू डोमेन। यूज़र हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ये यूज़र एंटिटी है, ठीक है। अभी जब हमने नई क्लास बनाई है, ये वो क्लास है यूज़र, और यूज़र यहाँ पे आके आपने अब सिंस सारे के सारे जो पैरामीटर्स इस क्लास के थे, सही है, वही सारे पैरामीटर्स के नेम उस क्लास के भी हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एज इट इज़ फिट होगा यहाँ पर, ठीक है। यूज़र पूरी सारी चीज़ें इधर कन्वर्ट हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस यूज़र जेसन को इस यूज़र में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जो अगला स्टेप है डेटा और डोमेन लेयर, ये वो वाली चीज़ आपको समझ में आएगी जब मैं डेटा और डोमेन लेयर क्लियर करूँगा। तो हम इस यूज़र जेसन को इस यूज़र में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी यूआई यूज़ करेगी ये यूज़र, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि क्योंकि ये यूज़र बन गया है और ये यूज़र जो है उससे यूआई के लिए स्पेसिफिक है, तो आप यहाँ पेज में जाएंगे, और इस पेज बल्कि पेज में नहीं, आप क्यूबिट में जाएंगे, और क्यूबिट में रिपोजिटरी में जाके यहाँ पे जो ये फ्यूचर लिस्ट ऑफ यूज़र जेसन है, ये आप यूज़र जेसन की बजाय यूज़र कर देंगे। अब ये रिपोजिटरी यूज़र रिटर्न करिए। अब ये बोलेगा कि भाई यूज़र डॉट फ्रॉम जेसन, ये यूज़र जेसन रिटर्न हो रहा है, आप यूज़र रिटर्न करना है आपको, तो यहाँ पे वो फंक्शन कॉल करेंगे जो हमने बनाया है अभी टू डू में। तो अब क्या हो रहा है, अब ये देखो गौर से देखो, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमने यहाँ पे यूज़र रिटर्न कराया है क्योंकि हमारी यूआई को अब यूज़र चाहिए, हमारी यूआई को यूज़र जेसन यूज़ नहीं करना। ये बात याद रखना, यूआई शुड नेवर एवर यूज़ यूज़र जेसन। कभी भी जेसन क्लास डायरेक्ट यूआई में कंज्यूम नहीं होती। इसकी वजह यह है कि अगर यूज़र जेसन, क्योंकि यूज़र जेसन क्या डिनोट करती है, यूज़र जेसन आपके जेसन रिस्पॉन्स को डिनोट करती है। अगर वो जेसन रिस्पॉन्स चेंज हो गया तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के नाम चेंज होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के नाम चेंज होंगे, या उसकी प्रॉपर्टी गायब हो गई या आ गई या कुछ नई एडिशन हो गई, तो आपको यूज़र जेसन की क्लास से ले करके यूआई की क्लास तक सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी। अगर कोई पैरामीटर गायब हो गया, ठीक है, वहाँ से कोई बैकएंड ने कुछ चेंज कर दिया, कोई प्रॉपर्टी चेंज कर दी, तो आपको वो सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हुए यूआई तक आना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मेक श्योर कि यू डू दिस कन्वर्जन। अब ये कन्वर्जन आप बोलेंगे भाई अभी भी तो चेंज होगा, अगर कुछ चेंज कर दिया तो हमें चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चेंज करोगे तो सिर्फ यहाँ करोगे। अब फ़र्ज़ करो कि जेसन जो है वो ये जेसन नेम आ रहा था, ठीक है। अब जेसन नेम की जगह कुछ ये जेसन नेम नहीं आ रहा फ़र्ज़ करो, या कुछ और आ रहा है इसकी जगह, या फिर आपको नेम का जो पैरामीटर है, ये जो नेम का पैरामीटर है, इस नेम के पैरामीटर में दो चीज़ें चाहिए, नेम और ईमेल साथ चाहिए। तो अब यहाँ पे जेसन ईमेल और जेसन नेम को साथ थोड़ी बिठाओगे, ये जेसन क्लास है। यहाँ पे आप यूआई के लिए करोगे कि भाई ईमेल डाल दो उसमें। तो अब आपकी यूआई इंटैक्ट रही, आपकी ना क्यूबिट आपने चेंज किया, ना आपने यूआई चेंज की, ना आपने रिपोजिटरी चेंज किया, आपने कुछ भी चेंज नहीं किया। आपने सिर्फ ये टू डोमेन का जो फंक्शन था, ये टू डोमेन का फंक्शन क्या करता है, ये टू डोमेन का फंक्शन कहता है कि भाई यूआई को यूज़र का मॉडल चाहिए, ये यूज़र का मॉडल। अब कुछ भी करो, ये यूज़र का मॉडल बना के पीछे रिटर्न कर दो। अब तुम ये यूज़र का मॉडल कैसे भी बनाओ, इसके नेम में कुछ भी किसी भी तरह से नेम डालो, कुछ भी कंबाइन करके नेम डालो, बट ये यूज़र का जो मॉडल है ये रिटर्न होना चाहिए पीछे यूआई को, दैट्स इट। तो जब आप ये कर लेंगे तो आपको जेसन के चेंजेस होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जेसन चेंजेस हों तो आप यहाँ पे आके ये टू डोमेन का फंक्शन चेंज कर दें, बाकी चीज़ें एज इट इज इंटैक्ट रहेंगी, आपका पूरे पीछे पूरा यूआई एज इट इज इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। तो हमने ये टू डोमेन का फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को यहाँ रिपोजिटरी में कॉल कर दिया। अब ये रिपोजिटरी आपका यूज़र रिटर्न कर रही है, यूज़र जेसन रिटर्न नहीं करती। तो इसलिए अब क्या एरर आएगा, आपके क्यूबिट में एरर आएगा। क्यूबिट बोलेगा कि भाई ये यूज़र्स जो हैं ये तो अब यूज़र की क्लास हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेट की क्लास थी वो यूज़र जेसन एक्सेप्ट कर रही थी। ये हमने स्टेट की क्लास जो थी ये यूज़र जेसन एक्सेप्ट कर रही थी ना, यहाँ पे भी यूज़र जेसन नहीं, यूज़र आएगा। अब ये देखना फ्लॉ निकल रहा है हमारे कोड में, कि हमारा कोड स्टेट क्लास तक यूज़र जेसन यूज़ कर रही थी, जबकि इसको यूज़र यूज़ करना चाहिए। देखें यूज़र जेसन यूज़ हो रहा था, इसको यूज़र यूज़ करना चाहिए। और इसी तरह ये देखें पेज में भी एक फ्लॉ निकल के आ गया कि हमारा पेज जो है वो यूज़र जेसन को यूज़ कर रहा था, इसको यूज़र जेसन यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि यूज़र कार्ड डायरेक्ट अंदर चले जाएँ। यहाँ पे यूज़र जेसन यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे यूज़र यूज़ होगा। तो दिस इज़ द लेवल के आप जो है यहाँ तक आ गए हैं कि आपको ये पता चल गया कि यार ये यूज़र कार्ड जो है ये एक विजिट है, इस विजिट का जेसन क्लास से क्या ताल्लुक, इसका तो ताल्लुक होना नहीं चाहिए जेसन क्लास से। तो जब आप पीछे से चीज़ें फिक्स करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हुई थी कोड में।
तो हमने यूज़र जेसन हटा दिया। अब ये पूरी की पूरी यूज़र जेसन सिर्फ आपकी क्या कहते हैं रिपॉजिटरी में यूज़ हो रही है, वो भी कन्वर्जन के लिए, ठीक है, कन्वर्ट होकर रिटर्न हो रही है। बाकी सब जगह पूरी दुनिया में आपका सिर्फ यूज़र यूज़ होगा, यूज़र जेसन यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब आपको ये जो चीज़, अगर इसमें भी थोड़ी कन्फ्यूजन है तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी अभी जब मैं आपके फोल्डर्स बनाऊंगा डोमेन और डेटा लेयर के, ठीक है। तो अब थोड़ी सी रिफैक्टरिंग कर लेते हैं। रिफैक्टरिंग का मतलब कि हम यहाँ पे जाके एक फ़ोल्डर बनाते हैं, इसको कहते हैं UI, ठीक है। ओह सॉरी, क्लास बना दी मैंने, इसको डिलीट करें। हम फोल्डर बनाते हैं एक नया, उसको कहते हैं UI, ठीक है। इस UI में हम डाल देते हैं विजेट्स उठा के, ठीक है। रिफैक्टर कर दिया, रिफैक्टर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे सारे पेज, क्यूबिट और स्टेट ये सब भी डाल देते हैं इसके अंदर UI विजेट्स। ओह नहीं, UI विजेट्स हमें सिर्फ UI में डालना है भाई, एक मिनट, गलती कर दी मैंने, इसको वापस बाहर लेके आए। पहले UI में तीनों चीज़ें डाल देना, ये क्यूबिट, पेज और स्टेट, ये हमने UI में डाल दिया, ठीक है। और ये UI में आ गई तीनों चीज़ें, और ये विजेट्स भी UI में आ गए, ठीक है। अब ये आ गए UI में विजेट्स और हमारे पेज है, तो ये थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। पार्ट 2 यूज़र लिस्ट क्यूबिट UI, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कह रहा है ये, UI स्लैश विजेट्स, ठीक है। तो ये हमने UI के फोल्डर में यूज़र लिस्ट क्यूबिट, यूज़र लिस्ट। अच्छा, एक और चीज़ हम मज़ीद रिफैक्टरिंग कर सकते हैं, वो ये है कि इसके अंदर एक और फोल्डर बनाए, इसको तो बोलते हैं यूज़र्स लिस्ट, ठीक है। और इस यूज़र लिस्ट के अंदर तीनों चीज़ें डाल दें। अब मज़ीद एक रिफैक्टरिंग हो गई कि हाँ भाई UI के अंदर फ़ीचर ये है, यूज़र लिस्ट का फ़ीचर है, उस यूज़र लिस्ट के फ़ीचर के अंदर यूज़र लिस्ट का पेज है, उसकी स्टेट है, उसका क्यूबिट है। तो आपको हर पेज के लिए 3 फाइल्स तो बनानी पड़ेंगी, ठीक है। पेज, क्यूबिट। अच्छा, इसका भी एक हल है, मैं आपको और आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा। मेसन एक पैकेज है, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं। मेसन से आपका ये काम आसान हो जाता है, बार बार फाइल्स बनानी पड़ती, ठीक है। तो एक पेज, एक स्टेट, एक क्यूबिट हो गया, इसके अंदर विजेट्स हो गए UI के अंदर, ठीक है। और एक 2 फोल्डर्स और बनाते हैं हम, इसको कहते हैं डेटा और एक को कहते हैं हम डोमेन। अब देखें, ये बात याद रखिएगा कि UI विल ऑलवेज यूज़ डोमेन लेयर, UI कैन नेवर हिट डेटा लेयर। तो डेटा लेयर में क्या जाएगा, ये दोनों चीज़ें जाएंगी। अब आप बोलेंगे कि आपको लगेगा कि यूज़र रिपॉजिटरी जो है वो तो डेटा लेयर के अंदर डाल दिया आपने, और आप कह रहे हैं कि डोमेन जो है वो UI, अच्छा सॉरी, हाँ सही है, और UI जो है वो डायरेक्ट डेटा को यूज़ नहीं कर सकती, जबकि हमारा क्यूबिट तो रिपॉजिटरी को यूज़ कर रहा है। तो अभी अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि इसको मज़ीद ऐसा कर देना है कि UI बिल्कुल भी डेटा को यूज़ ना करे, UI सिर्फ डोमेन से बात करे और डोमेन डेटा से बात करे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये यूज़र हमारा क्या है, ये यूज़र हमारी एंटिटी है, तो ये आएगी डोमेन में। तो डोमेन एंटिटीज़, ठीक है। और यहाँ पे आपने डाल दिया यूज़र को। अभी मेन फाइल हो गई, ये आपकी UI हो गई। UI के अंदर विजेट्स, यूज़र्स लिस्ट पेज, यूज़र्स क्यूबिट, यूज़र स्टेट, ठीक है। अब आ जाएं आप मेन चीज़ पे। अब इसकी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो तो इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसी हो गई कि हमने रिपॉजिटरी बना दी, हमने जेसन मॉडल को रिपॉजिटरी से एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया, और ये बाकी सब ऐसा ही है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कुछ ऐसा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स कैसे है, ये पूरा पार्ट तो वैसा ही है, ठीक है। इस रिपॉजिटरी की जगह आ जाएगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की होंगी बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशंस, और ये डेटा लेयर हो जाएगी और ये डोमेन लेयर हो जाएगी, बाकी कन्वर्जन वैसी रहेगी, ठीक है। तो हम बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का फ़ायदा क्या है, हम इतनी ख्वारी क्यों कर रहे हैं, हम इतना दिमाग क्यों खपा रहे हैं इसमें कि हमने अभी 3 फोल्डर बना दिए हैं और अभी ये इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है सब। तो हम अभी थोड़ी सी देर में अभी समझ में आ जाएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इस यूज़र्स रिपॉजिटरी, ये डोमेन के अंदर, एंटिटीज़ के अंदर नहीं, डोमेन के अंदर फाइल, न्यू फाइल कहाँ है, ठीक है। ये न्यू डॉट फाइल जो है वो कहाँ बननी चाहिए, डोमेन में बननी चाहिए, न्यू पैकेज, ठीक है। रिपॉजिटरीज़ का एक फ़ोल्डर बनाएंगे हम,
ठीक है। इस रिपोजिटरीज़ के फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बनाएंगे, उसका नाम होगा यूज़र्स रिपोजिटरी। अब यूज़र्स रिपोजिटरी पहले से बनी हुई है, आप बोलेंगे पहले से बनी हुई, बिल्कुल बनी हुई है। हम इसको भी करते हैं सही, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़र्स रिपोजिटरी। अब ये बनेगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये इस यूज़र रिपोजिटरी का नाम चेंज हो जाएगा अभी, लेकिन ये एक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कि हमारा यूआई और डोमेन यूआई लेयर यूज़ करेगा। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि इस यूज़र रिपोजिटरी के अंदर क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, हम इसके अंदर सिर्फ फंक्शन की क्या कहते हैं सिग्नेचर डालेंगे। ये फंक्शन का सिग्नेचर डाल दिया और इसको बोल दिया कि भाई ये यूज़र आ जाए। अब क्या होगा, अब मज़ेदार काम ये है कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे हम यहाँ पे। इसको बोल देंगे कि भाई इसको हम क्या कहते हैं रीनेम करेंगे, इसको बोलेंगे रेस्ट एपीआई यूज़र्स रिपोजिटरी। ठीक है। और इसको भी रीनेम कर देंगे, रीनेम, ठीक है, रेस्ट एपीआई यूज़र्स रिपोजिटरी। ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम यूज़र्स रिपोजिटरी से, और चूंकि ये ओवरराइडेड फंक्शन है तो ये ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, वापस इधर आ जाते हैं। हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एक इम्प्लीमेंटेशन लिख दी जो कि रेस्ट एपीआई यूज़र रिपोजिटरी। इसकी आप और इम्प्लीमेंटेशन लिख दें, भले फायरबेस मॉक जो भी दिल चाहे। ठीक है। तो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन लिख दी। अब अगला जो स्टेप है वो ये है कि यूज़र लिस्ट क्यूबिट आपकी रेस्ट एपीआई यूज़र रिपोजिटरी यूज़ नहीं करेगी, ये आपकी करेगी यूज़र रिपोजिटरी यूज़। अब देखें ये डेटा पहले यूज़ हो रहा था डायरेक्ट, अब डेटा उड़ गया, ख़त्म। अब डोमेन यूज़ हो रहा है। डोमेन के अंदर जो रिपोजिटरी है वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कौन सी इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करनी है ये क्यूबिट डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेंगे हम डेवलपर। वो कहाँ से डिसाइड करेगा, वो यहाँ से इस वाले मैजिक से डिसाइड करेगा। यहाँ पे आप बोलोगे यूज़र्स रिपोजिटरी इज़ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड उसकी ये वाली इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करो। अब आप ये देखें कि ये मैजिक है, सीधा सीधा मैजिक है कि अगर हमें इस रेस्ट एपीआई वाली इम्प्लीमेंटेशन की जगह फायरबेस की इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करनी होगी तो क्या करेंगे हम सिर्फ इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एक नई इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे डेटा में, रेस्ट एपीआई के बजाय लिखेंगे। अब करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पे लिखते हैं मॉक डेटा मॉक यूज़र्स रिपोजिटरी। ठीक है। और इस मॉक यूज़र रिपोजिटरी में क्लास मॉक यूज़र्स रिपोजिटरी इम्प्लीमेंट्स वही यूज़र रिपोजिटरी। ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ओवरराइड फंक्शन और इसको बोलते हैं कि भाई तुम रिटर्न कर दो एक लिस्ट, और उसके अंदर का यूज़र। ठीक है। क्या हो गया इसको, इट हैज़ रिटर्न टाइप ऑफ फ्यूचर। अच्छा सॉरी एसिंक लगेगा इसमें। ठीक है। अब आपने इसको सारे को स्ट्रिंग कर दिया। मैंने ऐसी डमी डेटा डाला है अभी तक, आप जो है वो एक तो ये क्या हो गया इसको, फोन वेबसाइट। आईडी शायद वो है इंट। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एक मॉक यूज़र रिपोजिटरी बनाई और उसको बोला कि भाई ये मेरा डमी यूज़र रिटर्न कर दो। अब फर्स्ट करें कि आपके ऑफिस में बोलते हैं बैकएंड डाउन है। ठीक है। बैकएंड नहीं चल रहा तो रेस्ट एपीआई से डेटा नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, नेचुरली आप क्या करते हैं, आप इस रेस्ट एपीआई को हटाते इसके अंदर कुछ और लगाते क्योंकि यहाँ से रिटर्न हो रहा है सारा डेटा। अब आप क्या करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप यहाँ मेन में आएंगे और इसको बोलेंगे कि ये यूज़र रिपोजिटरी जो थी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मेरे पास दो इम्प्लीमेंटेशन है, मॉक और रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, मॉक उठा लो यहाँ से और उसको बोलो भाई मॉक यूज़र रिपोजिटरी यूज़ करना शुरू कर दे। अब जब आप चलाएंगे इसको, और ये इतना सारा मैंने कोड लिख तो दिया है, अभी देखते हैं कि चलता है नहीं चलता। अब क्या होगा, आइडियली क्या होना चाहिए अगर ये कुछ फटा नहीं तो आपका जो पूरा का पूरी ऐप है ना, ये 1 सेकंड में उठ के पूरे मॉक डेटा पे आ जाएगी। देखें मॉक डेटा पे आ गई, बेहतरीन। और इसी को मैं वापस अगर रेस्ट एपीआई कर दूं
क्या हो गया, ठीक है, कुछ गलती कर दी मैंने, हाँ सॉरी, रेस्ट एपीआई कर दूं और दोबारा रीलोड करूं तो पूरा का पूरा डेटा रेस्ट एपीआई से आ गया। अब ये जो अब आपको समझ में आई है, अब आप अगर कुछ समझ में नहीं भी आया, कुछ हल्का सा भी कुछ सर के ऊपर से निकला है, तो अब ये कोड मैं पुश कर रहा हूँ, ये कोड आप ज़रा सा देखेंगे और वो जो पूरी जो वीडियो में जो मैंने वो आपको दिखाया ना पूरा स्ट्रक्चर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने ये गेट इट शुरू में क्यों लगाया था, इसलिए लगाया था। देखें हम यहाँ पे सिर्फ चेंजेस कर रहे हैं, अब सिर्फ यहाँ पे एक लेटर का एक वर्ड का चेंज कर रहे हैं तो पूरी की पूरी ऐप उठ के दूसरे डेटाबेस पे जा रही है। अब यहाँ पे आप फायरबेस भी ऐड कर देंगे ना डायरेक्ट, तो फायरबेस पूरी ऐप उठ के फायरबेस पे आ जाएगी। सिर्फ यहाँ पे आपको लिखना होगा फायरबेस यूजर्स रिपोजिटरी, दैट्स इट, पूरी की पूरी ऐप उठ के फायरबेस पे चली जाएगी। बशर्त ये है कि आप जो भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसके अंदर जो भी आप रिटर्न करेंगे वो यूज़र का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बस ये आपको मेक श्योर करना है कि यूज़र का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो। जब तक के यूज़र का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है तो इस यूआई को, इस पेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ है, इस यूज़र कार्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक इसको यूज़र मिलता रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। इस यूज़र कार्ड को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि ये यूज़र कहाँ से आ रहा है, फायरबेस से आ रहा है, मॉक से आ रहा है, रेस्ट एपीआई से आ रहा है या टेस्ट डेटा से आ रहा है, इसको इस बात का कोई मकसद नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इसका काम है सिर्फ यूज़र को पॉपुलेट करना, यूआई में दिखाना। इसको यूज़र कहाँ से मिल रहा है इसका कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह यूज़र लिस्ट पेज के अंदर जो ये जो आपकी यूज़र लिस्ट स्टेट से जो यूज़र आ रहे हैं, सही है, ये यूज़र जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन से डेटाबेस से आ रहे हैं, कोई ताल्लुक नहीं है। इस क्यूबिट का कोई ताल्लुक नहीं है ये पूछने का कि यूज़र रिपोजिटरी की कौन सी इम्प्लीमेंटेशन यूज़ हो रही है। नहीं भाई, आपको कोई ताल्लुक नहीं है, आपको कोई हक नहीं बनता ये पूछने का कि इसकी कौन सी इम्प्लीमेंटेशन यूज़ हो रही है पीछे। नहीं, यही तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही तो टेस्टेबिलिटी है। अब अगर आप टेस्ट लिखते हैं इसका, ठीक है, और इस टेस्ट के अंदर आप मॉक यूज़र रिपोजिटरी डाल देते हैं तो ये चलेगा। इसको पता ही नहीं होगा कि मैं दुनिया में क्या चल रहा है, इसको बस ये पता है कि यूज़र रिपोजिटरी है, इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन होगी, कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन इसको मिलेगी ज़रूर। ठीक है जी, तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ व्हाट वी वांटेड टू डू टुडे, कि हम जो है वो अब आपको ये डायग्राम शायद समझ में आ जाए। हर इम्प्लीमेंटेशन, जो भी आप इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे उसका एक जेसन मॉडल होगा। क्यों होगा? क्योंकि फायरबेस से जो आप डेटा लेके आएंगे तो ज़रूरी थोड़ी है कि फायरबेस में वही यूज़र जेसन हो जो आपकी जेसन ये वाली है। तो अब जो अगर आप अभी यूज़र जेसन देखें तो आपकी यूज़र जेसन कुछ ऐसी है, ठीक है, ये आपकी आईडीज़ हैं। तो जब आप फायरबेस से डेटा लेके आएंगे तो ज़रूरी थोड़ी है कि फायरबेस में यही नाम हो, यही प्रॉपर्टीज़ हो, सब कुछ यही हो। तो ये वजह है कि हमने जेसन को अलग किया है एंटिटी से। अगर अभी आप डायरेक्ट जेसन यूज़ कर रहे होते अपनी यूआई में, ठीक है, तो आप नई इम्प्लीमेंटेशन लिख ही नहीं सकते थे, आपको बार बार यूआई चेंज करनी पड़ती, बार बार पूरा कोड चेंज करना पड़ता, ऊपर से लेके नीचे तक यूज़र कार्ड तक। तो दिस इज़ वाई वी वांटेड टू सेपरेट यूज़र जेसन फ्रॉम अ यूज़र एंटिटी। अच्छा, ये टू डोमेन का फंक्शन आप कहीं और भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बना रहा हूँ क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डोमेन में कन्वर्ट करना, इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए मैंने इधर बना दिया ये। ठीक है, तो ये बस आपको ये ख्याल रखना है कि जो आपने एंटिटी की क्लास बनाई है, ये एंटिटी की क्लास तरीके से रिटर्न होती रहे, दैट्स इट। जब तक ये तरीके से रिटर्न होती रहेगी आपकी यूआई खुश रहेगी। आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन पीछे लिखते रहें, कुछ भी कचरा मचाते रहें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हम यहाँ पे मॉक लिख दिया है, वहाँ पे आप फायरबेस लिखते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं। अब ये आपको थोड़ा सा फोल्डर बंद करके दिखाया था मैं कि ये है यूआई, ये है डोमेन, ये है डेटा। डेटा के अंदर जेसन, रेस्ट एपीआई और जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे देखेंगे ये इम्प्लीमेंटेशंस डेटा लेयर के अंदर हैं और जेसन मॉडल्स भी डेटा लेयर के अंदर ही हैं। तो ये जेसन मॉडल्स और ये इम्प्लीमेंटेशन, और बाकी जो डोमेन लेयर है पूरी, उस डोमेन लेयर के मैंने इसमें एक्चुअली यूआई को अलग नहीं किया, बल्कि ये यूआई का पार्ट इससे इतना है। तो ये डोमेन लेयर आपकी पूरी, तो डोमेन लेयर के अंदर आपकी क्या आ गया, आपकी आ गई एंटिटीज़ और आपकी आ गई रिपोजिटरीज़। अब आप ये मेक श्योर करें एक दफ़ा कि ये जो पूरी यूआई है, ये यूआई कहीं डेटा को तो यूज़ नहीं कर रही, कुछ भी डेटा यूज़ नहीं हो रहा। इधर क्यूबिट में कोई डेटा यूज़ नहीं हो रहा, डोमेन यूज़ हो रहा है, यूआई यूज़ हो रही है, डेटा यूज़ नहीं हो रहा। लिस्ट स्टेट में भी डोमेन यूज़ हो रहा है, कोई डेटा यूज़ नहीं हो रहा। यूज़र कार्ड में कोई डेटा यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा। आपने सारी चीज़ें मेक श्योर कर ली। अच्छा, जो डेटा है वो ऑब्वियसली डोमेन को यूज़ करेगा, बिकॉज उसको यूज़र को कन्वर्ट करना है जेसन में, तो ये यूज़र जो है यहाँ पे डोमेन से यूज़ होगा। तो डेटा कैन यूज़ डोमेन ऑब्वियसली,
बट डोमेन कैन नॉट यूज़ डेटा। तो डोमेन के अंदर आप यूज़र रिपोजिटरी के अंदर डोमेन होगी खाली, ठीक है। ये मैं जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, सारा जादू उसका है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेक श्योर करिए कि मैं एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके की क्या कहते हैं इंटरफेस एक दे दूं यूआई को, जो कि इस इंटरफेस को यूज़ करता रहे, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो भी होगी वो मेन आपकी डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये यूज़र के अंदर भी कोई डोमेन डेटा, कोई डेटा लेयर यूज़ नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल हमारा बेहतरीन काम हो गया। और ये अब हम बिल्कुल इस पॉइंट पर आ गए कि हमारी ये वाली जो डायग्राम है ये पूरी हो गई है, ठीक है। तो एक दफ़ा एक रिकैप दे देते हैं कि हमने यूआई में यूज़र लिस्ट, क्यूबिट पेज सब बनाया था। क्यूबिट के अंदर हमने सबसे पहले रिपोजिटरी को अलग किया, रिपोजिटरी बनाई, रिपोजिटरी को यहाँ पे डिपेंडेंसी से इंजेक्ट किया, फिर हमने मेन में आके ये गेटेड को रजिस्टर किया। उस वक्त हमें ये गेटेड का मकसद समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये यूज़र रिपोजिटरी और बार बार यूज़र रिपोजिटरी 2 बार क्यों लिख रहे हैं। वो इसलिए लिख रहे थे कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास की वो आएगी और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन क्लास की वो आएगी, ठीक है। तो ये हमें उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था, अब हमें क्लियर हो गया कि हाँ यार ये हमने क्यों किया था। और इसकी दूसरी वजह क्या थी? इसकी दूसरी वजह ये थी कि आपके 10 क्यूबिट होंगे तो आप सब में गेटेड लिखते जाओगे, और वो गेटेड खुद ब खुद अपने इंस्टेंसेस अपने अंदर जाके इससे वो देखेगा कि इसको कौन सा इंस्टेंस चाहिए और वो इंस्टेंस यहाँ से उठा के इसको दे देगा। तो ये गेटेड हमने इसलिए यूज़ किया था ताकि डेवलपर के लिए आसानी हो, सर्विस लोकेटर के तौर पे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जेसन मॉडल और एंटिटीज़ को कन्वर्ट किया ताकि हम यूआई को एंटिटीज़ दे सकें और डेटा लेयर में जेसन को अलग कर सकें। जेसन को अलग करने का एक रीज़न और ये था कि अगर आप नई मज़ीद फायरबेस की या कोई और इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं तो उसकी जेसन क्लास अलग होगी। तो उसकी जेसन क्लास अलग होगी तो जाहिर सी बात है उसकी जेसन आपको अलग बनानी पड़ेगी। तो अगर आप अलग नहीं बनाते और डायरेक्ट यूआई यूज़ कर रही होती जेसन को, तो यहाँ पर आप फंस जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की रिपोजिटरी बनाई, सही है। इसको रीनेम किया रेस्ट एपीआई पे और हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया और यहाँ पे इसी का ओवरराइडेड फंक्शन इम्प्लीमेंट कर दिया। और यहाँ पे हमने एक और बना के हमने टेस्ट कर लिया कि हमारा जो पूरा का पूरा कोड है वो इस एक वर्ड के चेंज से चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया है आज के वीडियो का इख्तिताम। और ये सब कोड मैं पार्ट 2 मैंने ये देखें पार्ट 2 के नाम से वो है फोल्डर, उसी वाली रिपोजिटरी के अंदर मैं इस वीडियो के नीचे लिंक भी शेयर कर दूंगा उसका। तो उसी वाली रिपोजिटरी के अंदर सेम रिपोजिटरी है, उसके अंदर फोल्डर्स बना बना के मैं चीज़ें डालता जाऊंगा। तो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह डालता जाऊंगा, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा काम। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा इसमें कुछ ये हटा देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें मैंने अभी इसमें तो स्लाइड में डाला है लेकिन मैंने लिखा हुआ है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यूज़ केसेस ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको इस वीडियो में, ठीक है, नीचे आ जाते हैं इसको ताकि ये वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। और ये टेंटेटिव है, सही, उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। पार्ट 3 में जो है वो आप, मैंने अभी बहुत ब्रीफली लिखा हुआ है, यूज़ केसेस बताऊंगा मैं आपको, यूज़ केसेस क्यों यूज़ होते हैं, ठीक है। TDD अप्रोच, ठीक है। ये दिस इज़ नॉट टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, इट्स जस्ट अप्रोच, ठीक है। ये टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट नहीं होगी, मैं सिर्फ टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट की अप्रोच से आपको चीज़ें लिखना सिखाऊंगा कि आप अगर टेस्ट ड्रिवन अप्रोच से काम करेंगे तो आपका कोड आसानी से आपको कोड लिख सकते हैं और कम एरर्स आएंगे कोड में, ठीक है। उसके बाद हम .z का एक पैकेज होता है वो यूज़ करेंगे टू हैव आर रिटर्न, जो रिटर्न स्टेटमेंट्स होती हैं ना, जो आपकी एरर हैंडलिंग और ये सब होता है, ये सब बड़ा अच्छे तरीके से इसमें यूज़ हो जाता है। जो मैं US बेस्ड रिमोट वर्क कर रहा था ना, उसमें ये हम लोग ये यूज़ कर रहे थे, तो बड़ा ज़बरदस्त सा मुझे एक्सपीरियंस मिला था, तो मैं वो शेयर करूँगा। वो भी एक आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उससे आपका कोड क्लीन हो जाता है, आपको जो है ना चीज़ें हैंडल करने में आसानी होती है। और दूसरी चीज़ होगी एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। ये 4 चीज़ें, इसमें से ज़रूरी नहीं है कि चारों चीज़ें हों क्योंकि ये सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। .z का पैकेज कॉम्प्लेक्स है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स है, तो हो सकता है कि इसमें से 1-2 चीज़ें ही कवर हों पार्ट 3 में। तो बस ये है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी हम बनाएंगे और उसमें जो है चीज़ें कोशिश करेंगे कि जितनी हो सके ऐड करें। और आपको कोई भी सवाल हो, मुझे पता है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है ये कहानी, और ये आपको शायद 2-3 बार देखनी पड़े और तरीके से समझनी पड़े, तो बिल्कुल आप समझें, इसको देखें कि यहाँ से ट्रैवल करते करते आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ तक पहुँचें।
तो इतना मुश्किल नहीं है, वैसे समझ में आ जाएगा अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इन सब की जो है वो कॉन्सेप्ट्स पता हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इम्प्लीमेंटेशंस कैसे लिखते हैं, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बस ये याद रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यूबिट जो है वो डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करेगा आपका, क्यूबिट डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन यूज़ नहीं कर सकता, तो आपका सारा आर्किटेक्चर ख़राब हो जाएगा। तो आप कभी नई इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे और आपका क्यूबिट डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ कर रहा है तो आपको क्यूबिट में आके चेंज करना पड़ेगा। हमारा मकसद ही यही था कि हम क्यूबिट यूआई विजेट एंटिटी कहीं पे भी चेंज ना करें, सिर्फ मेन में जाके एक वर्ड चेंज करें और पूरी की पूरी ऐप उठ के कहीं और चली जाए, मतलब किसी और डेटाबेस पे पॉइंट करने लग जाए। सो दैट वाज आवर मेन गोल। ठीक है, तो लेट्स सी अगली वीडियो में कितना हम कवर करते हैं और हम इसको जो है आइट्रेटिवली बढ़ाते बढ़ाते एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें मैं और भी यूज़ केसेस ऐड करूँगा। यूज़ केसेस हमरा इसके और मैं और 2-3 API कॉल्स ऐड करूँगा ताकि हम थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स भी कर सकें। तो लेट्स सी, और थैंक यू सो मच, और बिल्कुल ज़रूर फीडबैक दीजिएगा एंड कमेंट्स में मेंशन करिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई, क्या क्या नहीं आई, और अगली वीडियो के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा उसको इनकॉर्पोरेट करने की, जिस तरह मैंने इस वाली वीडियो में पिछला फीडबैक इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, और लेट्स सी यू इन पार्ट 3। थैंक यू।